नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की लोक विवाह परंपराओं की दुनिया में। हाँ, और इस सफर में हमारा गाइड है हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की एक अहम किताब। जी, जिसे अशोक हंस और डॉक्टर श्यामा वर्मा ने तैयार किया है। तो आज इसी के आधार पर हम ये बातचीत करेंगे। बिल्कुल, इस किताब से ना हमें हिमाचल के अलग-अलग कोनों, जैसे समझिए किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर, कांगड़ा, वहाँ की शादी की रीतियों का पता चलता है। और ये सिर्फ रस्में नहीं है ना? मतलब ये तो वहाँ की जिंदगी, वहाँ के इतिहास, वहाँ की मान्यताओं का एक तरह से आईना है। सही कहा। कहीं आपको बौद्ध धर्म का असर दिखेगा, कहीं जनजातीय परंपराएं, तो कहीं मैदानी हिंदू संस्कृति का प्रभाव। बड़ा मिला जुला सा है सब। और कुछ प्रथाएं तो भाई इतनी अनोखी हैं कि सुनकर ही हैरानी होती है। जैसे एक जमाने में कई भाइयों की एक ही पत्नी होने की बात, या फिर दुल्हन को ले आने के अलग अलग तरीके, कुछ सहमति से, कुछ शायद जोर जबरदस्ती से भी। हाँ, हालांकि कई रस्में अब या तो बदल गई हैं या फिर धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या क्या छिपा है। शुरुआत कहाँ से करें? किन्नौर। हाँ, किन्नौर सही रहेगा। वहाँ की सबसे ज्यादा चर्चित या कहें विवादास्पद प्रथा रही है बहुपति विवाह, यानी कई भाइयों की एक ही पत्नी। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसके पीछे कारण क्या बताते हैं? मुख्य रूप से दो वजह थी। एक तो तिब्बती संस्कृति का प्रभाव और दूसरा अहम कारण था जमीन को बंटने से रोकना, ताकि परिवार की जमीन इकट्ठी रहे। पर हाँ, अब ये प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। अच्छा, और वहाँ शादी के तरीके भी तो कई तरह के थे, आपने जिक्र किया था किताब में। जने कटंग। हाँ, जनेकटंग मतलब वो पारंपरिक बड़ी शादी। फिर दमचल भी है, जो एक तरह का प्रेम विवाह हुआ। ओह, तो मतलब समाज में अलग अलग तरह के रिश्तों को जगह थी। बिल्कुल। और एक और मजेदार चीज है छोटी शादी और बड़ी शादी। छोटी शादी पहले हो जाती थी कम रस्मों के साथ, और बड़ी शादी वो बाद में, कभी कभी तो कई साल बाद पूरे धूमधाम से होती थी। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, और ऊपरी किन्नौर में लामा की भूमिका वो क्या थी? हाँ, ऊपरी किन्नौर में जहाँ बौद्ध प्रभाव ज्यादा है, वहाँ शादी का मुहूर्त निकालने से लेकर दूल्हे के कपड़ों और यहाँ तक कि उसके घोड़े का रंग तय करने में भी लामा की सलाह ली जाती थी। काफी अहम भूमिका। और एक और प्रथा है हार, जिसका जिक्र आपने किया था, वो क्या है? हार प्रथा भी काफी अनोखी है। इसमें अगर कोई शादीशुदा महिला अपनी मर्जी से किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना चाहे तो वो जा सकती थी। बस नया पति पुराने पति को एक तयशुदा रकम हर्जाना देता था, और समाज इसे स्वीकार कर लेता था। हाँ, समाज में इसकी स्वीकृति थी। ये एक तरह से महिला की इच्छा को मान्यता देने जैसा था, जो उस समय के हिसाब से देखे तो काफी अलग बात लगती है। ये हार जैसा ही कुछ महासू इलाके में भी था शायद, रीत या ढेरी के नाम से। हाँ बिल्कुल, महासू में इसे रीत या ढेरी कहते थे। वहाँ भी पूर्व पति को हर्जाना देने का रिवाज था। तो ये सिर्फ किन्नौर की बात नहीं थी। अच्छा, अब जरा लाहौल स्पीति की तरफ चले। वहाँ भी तो अपनी अलग ही दुनिया है। हाँ जी, लाहौल में जैसे शादी का प्रस्ताव लेके जाने को ब्याह-रूसी या ब्याह-रुखसी कहते हैं। ब्याह-रूसी, ठीक है। और जो आदमी बारात लेकर जाता है, मुख्य आदमी, उसे शिरदार कहते हैं। एक और मजेदार रस्म है बकट्रीप। बकट्रीप, ये क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल दूल्हे जैसा सजता है, लेकिन बाद में वही दुल्हन के भाई की भूमिका निभाता है। ये तो बड़ा अनोखा है। मतलब दूल्हे का हमशक्ल जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और बारात वाले अपने साथ घी की मिठाई, मरपीन और बकरे का मांस भी लेकर जाते हैं दुल्हन के घर। और स्पीति में, वहाँ के बारे में सुना है कि दूल्हे की जगह तीर भेजा जाता था। हाँ, ये परंपरा तिब्बती राजा स्रोंगचन गंपो के समय से जुड़ी मानी जाती है, एक प्रतीक के रूप में। स्पीति में भी शादियों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कुइची। कुइची मतलब छोटी शादी। अच्छा। या कभी कभी चोरी छुपे वाली शादी। फिर बाकलिन होती है, जो बड़ी व्यवस्थित शादी होती है। और वहाँ कोई खास व्यक्ति होता है जो रस्में समझाता है? हाँ, मोलवोन या जेरपोन कहलाते हैं वो शादी की रस्मों का अर्थ और महत्व बताते हैं, एक तरह के वक्ता। अच्छा। और वो दरवाजा रोकने वाली रस्म, वो तो शायद कई जगह होती है। हाँ, पर स्पीति में लड़कियां खास तौर पर गीत गाती हैं और शगुन या पैसे लेकर ही दूल्हे को अंदर आने देती हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही तो रंग भरती हैं शादी में। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा बाकी इलाकों की भी झलक देख लें, जैसे सिरमौर या कुल्लू, कांगड़ा। हाँ, जैसे सिरमौर में पारंपरिक हिंदू विवाह
ब्राह्म और प्राजापत्य तो है ही, पर साथ में हार लाना यानी एक तरह से अपहरण विवाह का भी जिक्र मिलता है। ओह, पर वहीं पर खर्च कम करने की भी कोशिशें हुई है ना? हाँ, ये दिलचस्प है। जैसे बारात में कितने लोग आएंगे इसकी संख्या तय करना, या मामा की तरफ से दी जाने वाली धाम पर रोक लगाना, ऐसे प्रयास हुए। ये तो आज भी बहुत जरूरी मुद्दा है। अच्छा, और कुल्लू में वो झाड़ियां जलाने वाली रस्म, बराड़ फूक। हाँ, बराड़ फूक। लड़का लड़की जंगल में जाकर झाड़ियां जलाते थे और उसी के फेरे ले लेते थे। कितना साधारण तरीका। वाकई। और कांगड़ा, वहां तो शायद ज्यादा व्यवस्थित और विस्तृत रस्में होती हैं। हाँ, कांगड़ा में रिश्ता पक्का होने से लेकर शादी तक समाज की काफी भागीदारी रहती है। जैसे मुहूर्त निकालने को लिखनोत्री कहते हैं, फिर सहरा बांधना, गीत गाना, सहरा गायन, घोड़ियां, मामा की मैने की रस्म, काफी कुछ होता है। ये मामा वाली बात कई जगह सुनाई दी। मतलब पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद मामा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। भांजे या भांजी की शादी में मामा का कपड़े गहने लाना, मंडप तक लाना, ये रिश्ते की अहमियत दिखाता है। ये दिखाता है कि मातृपक्ष का भी अपना स्थान है। तो कुल मिला के देखें तो ये परंपराएं स्थिर नहीं रहीं, बदलती रही हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे शिक्षा बढ़ी, बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ा, तो बहुपति प्रथा तो लगभग खत्म ही हो गई। हार या रीत जैसी प्रथाएं भी अब बहुत कम हो गई हैं। पर अब शायद ज्यादातर जगहों पर हिंदू रीति रिवाजों का प्रभाव बढ़ा है, जैसे मेहंदी, सहरा, मांग भरना। हाँ, ये रिवाज अब ज्यादा आम हो गए हैं। साथ ही प्रेम विवाह यानी दमचलशिश जैसे विवाह या फिर अंतरजातीय विवाह भी अब पहले से ज्यादा स्वीकार किए जा रहे हैं। और खर्च कम करने की प्रवृत्ति भी दिख रही है, जैसे आपने सिरमौर के जाजड़ा या स्पीति की कुइची का जिक्र किया। हाँ, सादगी भरे विवाहों का चलन भी बढ़ा है। तो बदलाव भी है और निरंतरता भी, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि हिमाचल की ये शादी की परंपराएं एक बहुरंगी तस्वीर बनाती हैं। इसमें यहाँ की जमीन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, सब कुछ झलकता है। हर इलाके की अपनी एक अलग खुशबू है, अपनी कहानी। बिल्कुल सही कहा। ये रस्में हमें दिखाती हैं कि कैसे समाज ने समय के साथ खुद को बदला है। कुछ पुरानी बातें पीछे छूटी, कुछ नई चीजें अपनाई गईं, लेकिन जो चीज बनी रही वो है समुदाय का, रिश्तों का महत्व। और ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है, आज के इस बदलते दौर में जब ग्लोबलाइजेशन का इतना असर है, तब ये खास स्थानीय परंपराएं ये अपना वजूद कैसे बचा पाएंगी? कौन सी रस्में कल भी हमारे साथ रहेंगी और कौन सी सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है और शायद यही सवाल हमें अपनी इन जीती जागती सांस्कृतिक विरासतों को और गहराई से समझने और शायद सहेजने के लिए भी प्रेरित करता है। आज हमारे पास ना हिमाचल प्रदेश की शादियों से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल। ये हमें कांगड़ा, चंबा, मंडी जैसे इलाकों की रस्मों, रिवाजों और यहाँ तक कि लोकगीतों की दुनिया में ले जाते हैं। सही बात है। और इनमें सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि वो रोजमर्रा की जिंदगी, थोड़ा हास्य और भाई समुदाय कैसे जुड़ता है वो सब दिखता है। बिल्कुल। ये स्रोत दिखाते हैं कि हिमाचल में शादी सिर्फ कोई धार्मिक काम नहीं है, बल्कि एक पूरा मतलब जीवंत उत्सव है। उत्सव, हाँ। इसमें सदियों पुरानी वैदिक परंपराएं तो हैं ही, पर साथ में लोक व्यवहार, संगीत और खूब हंसी मजाक भी है। एक अनूठा संगम है ये। तो चलिए इन रिवाजों को थोड़ा और समझते हैं, देखते हैं कि इनके पीछे की सोच क्या है। हाँ जरूर। हाँ, तो इन स्रोतों से जो पहली चीज निकल कर आती है वो है शादी में हास्य और संगीत का मेल। हाँ, ये बहुत खास है वहाँ। जैसे एक तरफ दूल्हे के मामाओं की तरफ से वो मजाक वाले गीत चलते हैं, हाँ हाँ, और फिर दूसरी तरफ से वर पक्ष की महिलाएं भी उसी अंदाज में जवाब देती हैं, और ये सब नोक-झोंक ना झमाकड़ा नृत्य में बदल जाती है। झमाकड़ा, बिल्कुल, जिसमें नाचना गाना है, एक दूसरे को प्यार से छिड़ाना है और माहौल को एकदम खुशनुमा बनाना है। हाँ। और इसी माहौल में वो गाली गीत भी आ जाते हैं। हाँ, ये गाली गीत, ये क्या चीज है? नाम थोड़ा अजीब है। हाँ, नाम से लगता है कि शायद कुछ बुरा भला कहते होंगे, पर ऐसा नहीं है। ये असल में सिर्फ मजाक या गाली नहीं है, बल्कि सामाजिक कटाक्ष का एक जरिया है। अच्छा। हाँ, रिश्तों की जो नोकझोंक होती है ना, उसको एक तरह से मंच मिल जाता है और उत्सव के माहौल में कोई बुरा नहीं मानता। मतलब जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे समधी पर या बारातियों पर व्यंग करते हैं। एक गीत है ना, कुड़म बहड़े बढ़िया मेरा डंगर बच्चू डरेया। अच्छा। दास ने भी रामचरितमानस में इसका जिक्र किया है, विवाह में गाली गाने का। अरे वाह,
ये तो सच में दिलचस्प है कि मजाक और कटाक्ष भी परंपरा का हिस्सा बन गए। अच्छा, इन गीतों और नाच गाने से आगे बढ़ें तो पता चलता है कि हिमाचल में सिर्फ वेद मंत्र वाली शादियां ही नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई और तरह की प्रथाएं भी हैं, जैसे वो गद्दी समुदाय की झिंड फुक या झराड़ फुक, जहां प्रेमी जोड़ा भागकर एक जलती हुई झाड़ी के फेरे लेकर शादी कर लेता है। हाँ, झिंड फुक, ये बिल्कुल मुख्य धारा की रस्मों से अलग है। बहुत अलग। और ये दिखाता है कि समाज की जरूरतें और हालात कैसे अलग अलग रिवाजों को जन्म देते हैं। झिंडपुक शायद प्रेम विवाह या व्यक्तिगत पसंद का एक रूप रहा हो। वहीं दूसरी तरफ बदला विवाह या सट्टा बट्टा जैसी प्रथा भी है। सट्टा बट्टा ये क्या है? इसमें परिवार आपस में बेटियों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक परिवार की बेटी दूसरे में ब्याही जाती है और उस परिवार की बेटी पहले वाले में। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद संसाधनों की कमी रही हो या फिर सामाजिक गठजोड़ मजबूत करने का तरीका हो। फिर झंझराड़ा है। झंझराड़ा? हाँ, ये विधवा या तलाकशुदा लोगों के पुनर्विवाह का एक स्वीकृत तरीका है। समाज इसे मान्यता देता है। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और घर ज्वांतरी यानी घर जमाई रखने की प्रथा भी है, शायद तब जब लड़की के परिवार में कोई पुरुष वारिस ना हो। और एक पिच्छुक का भी जिक्र मिलता है। इसमें लड़की को सहमति से या कभी कभी जबरदस्ती ले जाकर भी विवाह किया जाता था। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि विवाह की संस्था अलग अलग सामाजिक आर्थिक हालात में कैसे ढलती रही है। यानी विवाह के कई रूप जो अलग अलग जरूरतों और परिस्थितियों से निकले हैं। अच्छा, अब अगर हम ज्यादातर होने वाली शादी की प्रक्रिया पर वापस आएं, तो उसमें कई जरूरी रस्में होती हैं। मामा की भूमिका पर काफी जोर है इन स्रोतों में। हाँ, मामा का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो बुटना, मतलब उपटन लगाने की रस्म या पानी भरने की रस्म। हाँ, इन सब में मामा की उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। और एक शांति हवन का भी जिक्र है। हाँ, शांति हवन, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, इसका गहरा महत्व है। ये पितरों यानी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। अच्छा, पूर्वजों का आशीर्वाद। हाँ, ताकि जो नया जोड़ा है उनका जीवन सुख से बीते। इसमें वैदिक मंत्र तो होते ही हैं, साथ में स्थानीय लोक परंपराएं भी जुड़ जाती हैं। और फिर मिलनी होती है। हाँ, मिलनी। इसमें दोनों परिवारों के जो मुख्य लोग होते हैं वो औपचारिक रूप से मिलते हैं। तोहफों का लेन देन होता है। ये रिश्ते की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। और फिर जाहिर है वेदी फिरना, यानी अग्नि के फेरे और कन्यादान, ये तो मुख्य रस्में हैं। हाँ, ये तो विवाह की केंद्रीय रस्में हैं ही। अच्छा, शादी में लेन देन और समुदाय की भूमिका का भी जिक्र है, जैसे बरी, ये क्या है? बरी वो सामान है, जैसे कपड़े, गहने, जो दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए आते हैं। और सुहाग पिटारी? वो दुल्हन अपने साथ जो सामान लाती है उसे कहते हैं, मतलब जिसे आजकल दहेज कह देते हैं। और खाने का भी बड़ा महत्व है, धाम कहते हैं ना? हाँ, धाम। ये सिर्फ एक दावत नहीं है, ये पूरे समुदाय का एक साथ आके उत्सव मनाने का प्रतीक है। बहुत बड़ा आयोजन होता है ये। और इसमें समुदाय मदद भी करता है। लड़ी या लुढ़ेक जैसा कुछ लिखा है? हाँ, बिल्कुल, लड़ी या लुढ़ेक। इसमें रिश्तेदार, गांव वाले सब अपनी तरफ से अनाज, घी या दूसरी जरूरी चीजों का योगदान देते हैं। ये दिखाता है कि शादी सिर्फ दो परिवारों का नहीं, पूरे समुदाय का काम है। ये सामूहिक सहयोग और अपनेपन की भावना को बहुत मजबूत करता है। सही बात है। और शादी से पहले भी कुछ होता है, वो रली पूजन का जिक्र था। हाँ, रली पूजन ये कुंवारी लड़कियां करती हैं अच्छे वर की कामना के लिए। ये शिव पार्वती से जुड़ा है और पूरे महीने भर चलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थानीय परंपरा है। और एक चीज और थी, चंबा रूमाल। हाँ, चंबा रूमाल। ये सिर्फ तोहफा नहीं थे, ये कला और भावना का प्रतीक थे। इन पे हाथ से इतनी बारीक कढ़ाई होती थी। हाँ, देखिए मैंने, कमाल की होती है। अक्सर कृष्ण लीला या विवाह के दृश्यों केरे जाते थे। ये दुल्हन की कला और परिवार की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माने जाते थे। तो अब देखिए विवाह कैसे जीवन के हर पहलू को छूता है। धर्म, समाज, कला, संगीत, यहाँ तक कि हास्य भी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हिमाचल की शादियों की एक बहुत ही रंगीन और कह सकते हैं कि कई परतों वाली तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ परंपरा है, समुदाय का एहसास है, संगीत है, हास्य है और वो थोड़ी नोक झोंक वाले गाली गीत भी हैं। सब मिलकर उत्सव बनाते हैं। और ये जो अलग अलग प्रथाएं हैं, जैसे सामान्य विवाह से लेकर झिंड फूक तक, ये सामाजिक लचीलापन भी दिखाती हैं। मतलब समाज कैसे अलग अलग स्थितियों के साथ तालमेल बिठाता है। सही कहा। ये रस्में सिर्फ औपचारिकताएं नहीं लगती, ये उस समाज के मूल्यों, रिश्तों की अहमियत और जीवन के उतार चढ़ाव को देखने के उनके नजरिए को दिखाती हैं। बिल्कुल।
और ये भी दिखाती हैं कि परंपराएं कैसे समय और ज़रूरत के हिसाब से बदलती भी हैं और अपनी पहचान भी बनाए रखती हैं। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है ना? आज का दौर तो बदल रहा है ना, शहरीकरण है, आधुनिकता है, बहुत सी चीजें स्टैंडर्डाइज हो रही हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में इन अनूठी क्षेत्रीय परंपराओं का क्या होगा? इनका भविष्य क्या है? क्या ये बस किताबों में या बुजुर्गों की यादों में रह जाएंगे, या फिर आने वाली पीढ़ी इन्हें किसी नए रूप में किसी तरह बचाकर रखेगी? ये सोचने वाली बात है।